हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा डीएलएड फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट का सेट ए हम लोग देखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। तो 70 नंबर का टोटल पेपर होता है हरियाणा में जेबीटी का, और 7 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर 2 मार्क्स के। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सेट ए के जुलाई 2022 का ये पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द्वंद्व से आप क्या समझते हैं। तो द्वंद्व का अर्थ व्यक्ति की उस परिस्थिति से है जिसमें दो ऐसी इच्छाएं जो एक दूसरे की इतनी विरोधी होती हैं कि उनमें से किसी एक की पूर्ति होने पर दूसरी इच्छा की पूर्ति संभव नहीं हो पाती। द्वंद्व देखिए, कई बार हमारे सामने दो सिचुएशन आ जाते हैं, उनमें से हमें एक को चूज करना होता है। तो हमारे जीवन के हर एक चरण में किसी ना किसी स्तर पर हमें द्वंद्व से गुजरना पड़ता है। कभी कभार हमारे सामने ऐसी स्थिति आ जाती है जब हमें दो या इससे ज़्यादा ऑप्शन होते हैं हमारे पास, और उनमें से हमें किसी एक या उनमें से कुछ ऑप्शन या का जो है हमें चयन करना होता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे हमें ये फैसला लेना है। हमारे पास मान लीजिए कुछ पैसे हैं, हमें ये फैसला लेना है कि उन पैसों से हम लोग किताबें खरीदें या हम लोग उन पैसे से फिल्म देखें। तो हमारे सामने क्या है, ये एक द्वंद्व है। इसमें हमें या तो बुक खरीद सकते हैं हम लोग, या हम लोग उस पैसे से फिल्म देख सकते हैं। यदि आप लोग यहाँ तक भी लिख देते हैं तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ी और डिटेल लिखी हुई है, आप लोग इसको छोड़ भी सकते हैं, आप लोग लिख भी सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। और देखिए, जेबीटी का पेपर यदि आप जब पेपर में बैठते हैं तो आप लोग ये लगा लें 30 मिनट पहले आप लोग कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें आप ज़्यादा सीट भी भरोगे तब भी आप लोग ईजिली पेपर कर दोगे, आपके पास टाइम भी बहुत बच जाएगा। मैं अपनी बात करता हूँ तो सेकंड ईयर में मेरे 80% मार्क्स आए हुए हैं। उस दौरान मैंने अपने नोट्स तैयार करे थे, सेम यही चीज़ें मैं अपने पेपर के अंदर लिख करके आया हूँ। एक तरफ हो सकता है आप खेलना चाहे, वे अपने दोस्त के साथ समय बिताना चाहे, तथा दूसरी तरफ आपको यह लगे कि इस समय के दौरान, देखिए एक द्वंद्व का एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है। मान लीजिए हमारे पास कुछ फ्री टाइम है, तो हम ये सोच सकते हैं कि भाई दोस्त के साथ खेला जाए या फिर हम लोग पढ़ाई करें। तो यहाँ पर क्या है, ये भी एक द्वंद्व है। तो यहाँ पर खेलने की इच्छा व दोस्त के साथ समय बिताने की इच्छा, दो इच्छा हो गई हमारे पास। तो ये क्या है, ये भी एक द्वंद्व है। तो परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ यहाँ पर क्या है, एक द्वंद्व हमारे अंदर चला हुआ है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन संवेदना के ऊपर है। संवेदना क्या होती है? जब हमारी ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में कोई चीज आती है, कोई वस्तु आती है, यानी जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, छूते हैं या चखते हैं, तब हम उसी समय यह निर्णय नहीं कर पाते कि क्या वस्तु है। सबसे पहले हमें क्या होता है, सेंसेशन बोलते हैं इसको। तो हमें संवेदना होती है जब हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं, छूते हैं, चखते हैं, तो एकदम से हम लोग ये फैसला नहीं कर पाते कि क्या ये चीज़ है। इसी को क्या कहते हैं, संवेदना कहते हैं। इसी को यहाँ पर संवेदना और लिख लेना, इसी को क्या कहते हैं, संवेदना कहते हैं। इस प्रकार देखिए, जो संवेदना होती है, संवेदना में 2 घटक होते हैं। पहला घटक कोई वस्तु होगी, और दूसरा उससे क्या हुआ, ज्ञानेंद्रियों से संपर्क होगा। हमारी आंखों से हो सकता है, कानों से, मुंह से, किसी से भी संपर्क हो सकता है। जब प्राणी का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, देखिए पहले हमें क्या होता है, यही नहीं पता चलता कि क्या चीज़ है। जब ज्ञान हो जाता है तो उसको परसेप्शन या उसको प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। इस प्रकार संवेदना
प्रत्यक्षीकरण का क्या है, पूर्ववर्ती है, मतलब पहले संवेदना होगी, उसके बाद प्रत्यक्षीकरण होगा। संवेदना किसी उत्तेजना के प्रति जीव की प्रथम अनुक्रिया है। कोई भी मान लो कोई स्टिमुलस है, कोई वस्तु है, उसके प्रति हमारी जो पहली अनुक्रिया होती है वो क्या है, संवेदना। जब बच्चे का जन्म होता है तब उसे अपने वातावरण के संदर्भ में कुछ भी जानकारी नहीं होती छोटे बच्चे को। कुछ समय के बाद उसकी ज्ञानेंद्रियां काम करना शुरू कर देती हैं। फलतः उसे उनसे भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान मिलने लगता है। इसी ज्ञान को संवेदना या इंद्रिय ज्ञान कहा जाता है। जेपी दास के अनुसार एक डेफिनेशन यहाँ पर मैंने ली है, आप लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन में लिख भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उद्दीपकों को प्राप्त करने की पहली अवस्था क्या है, संवेदना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बाल अपराध की रोकथाम के लिए परिवार की भूमिका बतानी है। जो आजकल बच्चे इतने क्राइम कर रहे हैं, इनको माता पिता किस तरह से रोक सकते हैं, क्या इसमें अपना रोल अदा कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों का आपसी व्यवहार अच्छा स्नेहपूर्ण होना चाहिए। मतलब आपस में मान लो बच्चे के माता पिता हैं, उनके बीच जो बातचीत है या उनका जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए, स्नेहपूर्ण होना चाहिए। क्योंकि बच्चा घर से ही सारी चीज़ें सीखता है, जैसा माहौल उसको मिलेगा वैसा ही वो ढल जाएगा। क्योंकि अनुकरण करके बच्चा ऐसी ही चीज़ें अडेप्ट करेगा। आत्मीयता, निकटता और सहयोग की भावना बच्चे को अपराधी बनने से रोकती है। बच्चों पर अत्यधिक अनुशासन न थोपकर उनकी रुचियों और आदतों का निरीक्षण करते हुए उन्हें समय अनुसार निर्देशित करना चाहिए। घर में बालक को नैतिक मूल्यों की जानकारी माता पिता को देने चाहिए। बच्चे को ये बताना चाहिए कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जैसे छोटे बच्चे मान लो स्कूल में जाता है किसी का बच्चा, किसी दूसरे बच्चे की पेंसिल या इरेज़र कुछ भी चीज़ बच्चा चुरा कर ले आता है। यदि माँ बाप उसको समझाएंगे कि अच्छा ऐसा नहीं करना, ये चीज़ गलत है, तो बच्चा फिर क्या करेगा, उसको आगे नहीं करेगा। घर में उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ अध्ययन की उचित व्यवस्था, मतलब बच्चे के स्टडी के लिए भी माँ बाप को अरेंजमेंट करनी चाहिए। अपराधी बालक के व्यवहार को जानने के लिए अभिभावकों को बाल मनोविज्ञान, मतलब माँ बाप को थोड़ी सी चाइल्ड साइकोलॉजी की भी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई बच्चे का व्यवहार जो है, अलग अलग जो हमारी अवस्थाएं होती हैं बाल विकास की, उनमें अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। कई बार माँ बाप जो है बच्चे को पीट भी देते हैं, पर अलग अलग अवस्था होती है। तो यदि माँ बाप को उसके बिहेव का पता होगा कि इस अवस्था में बच्चा ऐसा व्यवहार करता है, तो फिर वो माँ बाप जो है उस चीज़ को नेगलेक्ट कर देगा, उसके व्यवहार को। अगला क्वेश्चन देखिए, मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा है तो 2 सुझाव देने हैं कि मंदबुद्धि जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए क्या क्या सुझाव है। देखिए, एक तो पाठ्यक्रम हो सकता है, इनके लिए अलग से पाठ्यक्रम, मतलब जो सामान्य बच्चे हैं उनसे अलग पाठ्यक्रम इनका होना चाहिए। ये पाठ्यक्रम सामान्य स्तर के जो बच्चे हैं उनसे थोड़ा सा लो लेवल का होना चाहिए। इसमें पढ़ने लिखने, सामान्य गणित, सामाजिक विज्ञान हो गया, कला और हस्तकार्यों को जो है स्थान देना चाहिए। जो को करिकुलर एक्टिविटी होती है, पाठ्य सहायक क्रियाएं जिसमें खेल कूद हो गई या अदर एक्टिविटीज़ हैं, वे भी होनी चाहिए। इसके लिए व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिन्हें उन्हें आर्थिक दृष्टि से भी, मतलब बच्चे को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। कुछ हाथ का रोजगार हो गया, इस तरह की चीज़ें भी बच्चे को सिखाई जानी चाहिए। फिर आगे देखिए शिक्षण विधि हो जाएगा इसमें दूसरा पॉइंट। इनको पढ़ाना सिखाने के लिए देखिए प्रत्यक्ष विधि की जगह हम लोगों को जो टीचिंग
जो ऑडियो विजुअल ऐड होती है, मतलब जो चीज़ बच्चा देख सके, सुन सके, ऐसी चीज़ें भी यूज़ की जा सकती हैं। ठीक है, और जो चीज़ इनको सिखाई जाती है उसका बार-बार अभ्यास कराया जाना चाहिए। देखिए, हमने जेबीटी की सभी जो बुक्स हैं, उनके 5 साल के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं, सभी के सॉल्यूशन किए हुए हैं। तो ये बुक आप लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप या कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ये हमारा पेपर फर्स्ट है। यहाँ पर 2018 से 2022 तक के 5 सालों के 5 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 सेट आते हैं जेबीटी में। तो 20 पेपर्स का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग यहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों से क्या अभिप्राय है। मतलब जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो कौन से बालक होते हैं, किन बालकों को हम लोग प्रतिभाशाली बालक कह सकते हैं। देखिए, वे बच्चे जिनकी जो मानसिक आयु है वो अपने वर्ग के जो आयु के बच्चे हैं उनसे ज़्यादा होती है। अब मान लीजिए 5 साल का बच्चा है, उसका जो मानसिक आयु है उसके और साथियों से यदि ज़्यादा है तो हम लोग उसको प्रतिभाशाली बालक कहेंगे। मतलब एक एवरेज जो होती है उससे ज़्यादा है। तो संगीत, कला या किसी अन्य क्षेत्र में अत्यधिक योग्यता रखने वाले बच्चे। अब ये मत सोचना कि भाई प्रतिभाशाली बच्चे का मतलब केवल जो पढ़ाई में जो बच्चा होशियार है वही प्रतिभाशाली है, ऐसा नहीं है। संगीत, कला या किसी भी क्षेत्र में जो बच्चा ज़्यादा एक्टिव है वो प्रतिभाशाली है। प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो ही आगे चलकर देश के नेता, समाज सुधारक, साइंटिस्ट, इंजीनियर, साहित्यकार, रचनाकार बनते हैं। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है व्यक्तित्व, जिसको हम लोग पर्सनैलिटी बोलते हैं। इसको प्रभावित करने वाले 2 कारक बताने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला कारक परिवार है। परिवार के विभिन्न सदस्यों की जो पर्सनैलिटी होती है, उनका जो व्यक्तित्व होता है और उनकी परस्पर अंतःक्रिया, मतलब बच्चे के साथ उनका क्या इंटरेक्शन है, इसका क्या है, बच्चे की जो पर्सनैलिटी है, जो बच्चे का व्यक्तित्व है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ना जो है प्रारंभ हो जाता है। मतलब या हम कह सकते हैं कि इनका जो है बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। मतलब परिवार के जो सदस्य हैं उसके बच्चे के माता पिता, भाई बहन, जिनसे बच्चा संपर्क होता है बच्चे का, उनका जो व्यक्तित्व है उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ेगा। बालक जो है वो जन्म से एक सामाजिक प्राणी होता है। पैदा होते ही उसको समाज मिल जाता है और सबसे पहले वो अपने परिवारजनों के संपर्क में आता है। अतः पारिवारिक पृष्ठभूमि का उसके व्यक्तित्व पर स्वाभाविक रूप से प्रभाव पड़ता है। माता पिता, भाई बहन, अन्य परिवारजन, यहाँ तक यदि घर का नौकर भी है, उसकी भी जो एक्टिविटीज़ है ना, उसका लाड प्यार, ईर्ष्या द्वेष, इस चीज़ का प्रभाव भी बच्चे के ऊपर पड़ेगा। अगला पॉइंट है, माँ बाप के बाद देखिए बच्चे का आस पड़ोस। जैसे जैसे बालक का विकास होता है उसका सामाजिक दायरा बढ़ता है। बालक अपने आस पड़ोस के व्यक्तियों तथा अन्य बालकों से संपर्क स्थापित करता है। इन सभी व्यक्तियों का प्रभाव बच्चे के व्यक्तित्व पर पड़ता है। सामाजिक अनुकरण के द्वारा वह अनेक बातें सीखता है। साथियों के साथ खेल खेल में बालक अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व, वाक कौशल मतलब बातचीत का कौशल, सामाजिकता जैसे अनेक गुण बच्चा सीखता है। तो इनसे क्या है, बच्चे की पर्सनैलिटी जो है वो बनती है। अब पर्सनैलिटी आप लोग ये मत सोचना कि बाहरी जो अपीयरेंस है वो पर्सनैलिटी है, नहीं। बच्चे के अंदर जितने अंदर उसके गुण हैं उन सबको मिलाते हैं हम, और उसके जो बाहरी अपीयरेंस है तब जाकर पर्सनैलिटी हम बोलते हैं। मतलब सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इसके बाद देखिए, आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख, इसको हम लोग एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोलते हैं।
इंडिया के अंदर तो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। मतलब स्कूल में क्या होता है, हर एक बच्चे का रिकॉर्ड रखा जाता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। बच्चे की जैसी परफॉर्मेंस है या बच्चा जैसा व्यवहार कर रहा है, टीचर उसको कहीं पे नोट करेगा। इसमें देखिए उसकी जो पढ़ाई है, उसका खेल-कूद है या उसका जो और लोगों से उसका इंटरेक्शन है, सारी चीज़ें जो-जो टीचर को इम्पोर्टेंट लगेगी, सबको जो है वो रिकॉर्ड कर लेगा। कल को यदि बच्चे के बारे में हमें स्टडी करनी है, भाई बच्चा कैसा है, क्या इसका मतलब बिहेवियर कैसा है बच्चे का, तो हम लोग उसके एनेक्डोटल रिकॉर्ड से सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है, आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख को परिभाषित कीजिए। आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख छात्रों के व्यवहार एवं अन्य क्रियाओं का तटस्थ का मतलब है बिल्कुल न्यूट्रल रह करके यहाँ पर अवलोकन द्वारा ये तैयार किया गया एक शॉर्ट में जो है विवरण होता है, संक्षिप्त विवरण। विद्या अर्थात देखिए विद्यालय में शिक्षक के द्वारा ये तैयार किया जाता है, कक्षा में, कक्षा से बाहर, खेल के मैदान में या सांस्कृतिक गतिविधियों में छात्रों के व्यवहार और उसके कार्य का डेली निरीक्षण किया जाता है टीचर के द्वारा कि भाई क्लास में क्या परफॉर्मेंस है, खेल के मैदान में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्र कैसा व्यवहार कर रहा है, इसका निरीक्षण किया जाता है। कभी कभी छात्रों के व्यवहार एवं उनकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। जब शिक्षक किसी छात्र के अवलोकन को महत्वपूर्ण समझते हैं तो टीचर क्या करता है, उसको लिख देता है। यह अभिलेख जो है टीचर जो है कक्षा में या विद्यालय के उन गतिविधियों में घटना के घटित होने के बाद, देखिए मान लो पहले कोई घटना हो गई, उसके बाद जो है टीचर उसको तैयार करेगा। इसमें छात्र के सीखने के व्यवहार, उनके शैक्षणिक प्रदर्शन, उपलब्धि क्या है बच्चे की, कैसा बच्चे का व्यवहार है, क्या प्रदर्शन है बच्चे का, उसका सामाजिक व्यवहार क्या है, इन सब का क्या होता है एक विकासात्मक घटनाओं का, इसमें देखिए शॉर्ट में लिखी होती हैं सारी चीज़ें। विद्यालय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एवं विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान छात्र की गतिविधियाँ जैसे उसके सीखने के व्यवहार, उसका प्रदर्शन, रुचि, अभिवृत्ति, सामाजिक व्यवहार, इन सब को क्या करता है टीचर शॉर्ट में लिख लेता है। इसी को क्या कहते हैं, आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख कहते हैं। यहाँ पर मैंने इसकी एक डेफिनेशन भी लिखी हुई है, स्ट्रैंग के अनुसार आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख नियमित अवलोकन का क्या है, एक विशिष्ट रूप है। तो देखिए इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 7 क्वेश्चन करे हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। यहाँ से आप ये लगा लो 14 मार्क्स कवर हो जाते हैं। और देखिए हरियाणा जेबीटी के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यदि आप लोग 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर भी आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप 80% से भी ज़्यादा आप लोग स्कोर कर सकते हैं। कभी वीडियो डालूंगा मैं आगे कभी वीडियो आएगी तो मैं आपको वहाँ पर अपनी डीएमसी भी दिखाऊंगा। मैंने खुद जो है 80% स्कोर किया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और आपके जो फ्रेंड हैं जो जेबीटी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करें ताकि वे भी अच्छा स्कोर कर सकें। तो यदि आपको कोई सुझाव देना है या आप लोगों को कोई इंक्वायरी करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। आप लोग हमारी जो बुक्स हैं वो भी आप लोग बाय कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।